नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा, व्याकरण और बोली पढ़ेंगे और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पहले पाठ का नाम क्या है? भाषा, व्याकरण और बोली। सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है और बोली क्या होती है। तो पहले हम समझेंगे कि भाषा, आप सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि भाषा क्या होती है। भाषा मतलब कि जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की भावनाओं को स्वयं समझने का प्रयास करते हैं। तो जिन शब्दों से वो प्रयास करते हैं हम भाषा को अपने विचारों को समझाने या समझने का, जब हम अपने विचारों को दूसरों को समझाने और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो भाषा होती है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है या दूसरों के सामने भाषा का आदान प्रदान करता है। प्रदान किया और आदान किया, यानी कि भाषा अपने विचारों को दूसरों को दिए और दूसरों के विचारों को लिए, दूसरों के विचारों को समझे और अपने विचार दूसरों को समझाए, तो वो क्या कहलाती है? भाषा। इसकी सीधी सी परिभाषा क्या होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों को बोलकर या लिखकर, माने हम अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए बोलकर भी अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं और लिखकर भी। दोनों तरीकों से हम अपनी भाषा को, जब हम अपने विचारों को समझाने का प्रयास करते हैं तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाषा अपने विचारों को हम बोलकर या लिखकर दोनों तरीकों से जब प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। अब ये तो था भाषा कि भाषा किसे कहते हैं? जब विचारों को प्रकट किया जाता है बोलकर या लिखकर। व्याकरण, अब किसी भी लैंग्वेज के लिए व्याकरण का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश है या अदर्स कोई भी लैंग्वेज है। जब तक हमें उसकी व्याकरण, ग्रामर के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो भाषा का सही ढंग हमें आ ही नहीं सकता। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है या व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध माने बिल्कुल सही रूप का। व्याकरण वह माध्यम है, व्याकरण वह चैनल है, व्याकरण वह साधन है जो हमें भाषा के सही रूप का ज्ञान करवाता है, शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। माने व्याकरण से ही हमें भाषा के बिल्कुल उचित, राइट रूप का, राइट प्रकार का, सही प्रकार का हमें ज्ञान होता है। कैसे? जैसे मैं कहूँ, माँ ने दूध में गिलास दिया, तो वैसे तो शब्द वही हैं लेकिन उनको आगे पीछे मैंने कर दिया तो ये अशुद्ध है। व्याकरण की नॉलेज होगी तो हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। क्या होगा कि माँ ने गिलास में दूध दिया। ठीक है। ऐसे ही लिखने में भी कई शब्दों के हम स्पेलिंग्स की मिस्टेक कर देते, तो जो व्याकरण होती है वही हमें उन शब्दों को सही लिखना, बोलना सिखाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के सही रूप या शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब देखिए बोली और भाषा दोनों के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन बोली और भाषा में कुछ अंतर भी है। क्या है? भाषा तो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, या यूं कहें भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बहुत विशाल होता है। भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और जो बोली होती है उसमें यही डिफरेंस होता है बेटा कि बोली केवल स्थानीय या छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ एक क्षेत्र में कुछ बोली जाती है, बोली का लहजा या बोलने का तरीका कुछ अलग होता है। थोड़ी सी दूसरे क्षेत्र में थोड़ी दूर जाते हैं तो वो उसका कुछ अलग बोलने का तरीका होता है। तो जो बोली होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है, थोड़ा होता है या छोटा होता है।
ठीक है। और जैसे हमारी अपनी लैंग्वेज है, हम यहाँ जो बोली बोलते हैं, यानी कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में जो भी हम जिस प्रकार के वर्ड हम शब्द यूज करते हैं, कुछ दूरी पर हम जाएंगे, यानी कि छोटे अगले शहर में जाएंगे या गांव में जाएंगे, वहाँ बोलने का कुछ लहजा, बोलने का तरीका है, बोलने के कुछ शब्द अलग मिलेंगे, तो वो बोली होती है। माने बोली हमारी स्थानीय भाषा होती है, जो हमारे आसपास बोली जाती है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, और भाषा का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक होता है। ठीक है, समझ गए भाषा और व्याकरण और बोली में अंतर। ये तो था कि भाषा किसे कहते हैं, जो हमने अच्छे से समझ ली कि विचारों का आदान प्रदान लिखकर या बोलकर जब किया जाता है तो वो भाषा कहलाती है। अब भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। देखिए बच्चा, जब हम अपनी विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, मुंह के द्वारा जब हम शब्दों को बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप होता है, मौखिक होता है। अब मौखिक भाषा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप स्कूल में भाषण वगैरह देते हो, कहानियाँ सुनाते हो, गीत सुनाते हो, अनेक गाथाएं आपसे सुनाई जाती हैं। तो जब हम मुंह से बोलकर कोई भी बात सुनाते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया। नेक्स्ट है लिखित रूप। लिखित माने जब हम कोई भी बात अपने मुंह के द्वारा न बोलकर लिखकर अपने विचारों को, जब हम अपनी बातों को या विचारों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं, उसको भी छोड़ो, हमारे संविधान है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, वो भी हमारे पास जो है लिखित है। और क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, अनेक उसमें नियम कानून लिखे हुए हैं, अगर वो वर्बली बोले जाते तो आज तक 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, आज तक तो हम उसके बहुत सारे नियमों को भूल चुके होते, लेकिन वो हमारे पास लिखित में है, इसीलिए आज भी ज्यों का त्यों वो बरकरार है। इसीलिए भाषा के जो लिखित रूप को स्थायी माना जाता है, स्थायी माने परमानेंट, क्योंकि उसको हम जब चाहे खोल कर निकाल कर हम उसमें से वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, बातों का जो मौखिक रूप होता है भाषा का, वो अस्थायी होता है। ठीक है, अब लिखित भाषा जो है भाषा, इसीलिए लिखित भाषा को मौखिक भाषा से ज़्यादा स्थायी माना जाता है, परमानेंट माना जाता है। ठीक है, जैसे आपकी परीक्षाएं हैं, जब अपनी परीक्षाएं देते हो और नेक्स्ट क्लास में जब आपको प्रमोट किया जाता है, नेक्स्ट क्लास में आपको भेजा जाता है, तो वह भी आपको लिखित आधार पर भेजा जाता है। जब आप लिखित परीक्षा देते हो, उसमें जो आप मार्क्स आते हैं उसी के आधार पर, तो लिखित भाषा को ज़्यादा स्थायी माना जाता है। समझ में आ गया? लिखित माने लिखकर जब हम विचार प्रकट करते हैं, और मौखिक जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। एक इसका एक अन्य रूप भी माना जाता है, जो इसके मुख्य रूप में नहीं आता भाषा के, तो वैसे मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं बेटा, मौखिक और लिखित। एक और रूप माना जाता है सांकेतिक। सांकेतिक माना जब न हम बोलते हैं न हम लिखते हैं, केवल इशारों के द्वारा जब अपनी बातों को, या वो हाथ पैरों के इशारे हैं, या अपनी आंखों से इशारे हैं, या अपने होठों के इशारे हैं, मतलब अपने इशारों से, यानी कि शरीर की मूवमेंट से, गतिविधि से जो भी हम इशारे करते हैं, वो सांकेतिक भाषा में आते हैं। ये वैसे तो मुख्य तौर पर जो गूंगे और बहरे होते हैं उनके लिए ये भाषा, सांकेतिक भाषा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वही इस भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई अन्य जगह भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, गार्ड हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को चलाने का निर्देशित, हरी झंडी से वो इशारा करता है। लाल झंडी जो लगी होती है तो वो हमें इशारा देती है, ना वो बोलती है ना वो लिख के दिखाती है, वो इशारा देती है कि अभी गाड़ी आने वाली है। वो चौराहों पर वो जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट होती है, वो भी हमें इशारा देती हैं कि अब रुकना है या चलना है, या चलने के लिए रेडी होना है। ठीक है, चौराहों पर जो सिपाही होते हैं वो अपने हाथों से भी इशारा करते हैं गाड़ी रुकने का या चलने का। तो इनके द्वारा हम ये सब क्या, कौन से माध्यम हुए, ये हमारी भाषा के सांकेतिक माध्यम हुए। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पे आपने याद रखना है, मुख्य तौर पर हमारी भाषा कौन सी है, मौखिक और लिखित है। ठीक है बेटा, व्याकरण भी अभी हमने पढ़ ली थी कि भाषा के सारे जो नियम होते हैं वो हमारी व्याकरण के द्वारा ही हमें समझ आते हैं, हमें व्याकरण ही हमारे भाषा के सभी नियमों का ज्ञान करवाती है। ठीक है, इससे हमारी जो भाषा है वो व्यवस्थित हो जाती है।
ठीक है, मैनेज हो जाती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं। तो जो जो क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं इनको आप बेटा अपनी रफ नोटबुक में, फेयर में नहीं, रफ नोटबुक में लिख लिख कर देखोगे ताकि आपको इनकी पहचान हो जाए। अगला जो लेसन को के जो कुछ अंश बच गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है।